हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है उसको हम समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि प्लांट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद से बनाते हैं और हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स। जबकि एनिमल्स क्या होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होते, वो खाना खुद से नहीं बनाते। चाहे आप एनिमल्स कहिए, आप ह्यूमन बीइंग कहिए, कोई भी एनिमल्स क्या करता है, अपना खाना खुद से नहीं बनाता। आप किचन में जरूर खाना बना रहे हैं, पर वहां पे भी आप अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स में या एनिमल्स में। आप डायरेक्टली या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या इनडायरेक्टली, पर आप क्या होते हैं, अपने खाने के लिए प्लांट्स या एनिमल में डिपेंडेंट होते हैं। इसी वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रोपस मीन्स न्यूट्रिशन। तो वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो प्लांट्स में या एनिमल्स में। इसीलिए एनिमल्स को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। उनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, उनको क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और उनकी जो भी बॉडी की फंक्शनिंग है, चाहे वो ग्रोथ है, रिपेयर है, रिप्रोडक्शन है, ये बिना फूड के या बिना न्यूट्रिशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए। अब क्या है कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप उसको एज इट इज तो क्या है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। क्योंकि हमारे खाने के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो हमारी बॉडी में क्या होती है, मैकेनिज्म होती है, उसके थ्रू क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं। उसके बाद क्या है, हमारी बॉडी क्या करती है, उस न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करती है। एज इट इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज नहीं करती है, उनको क्या होता है, उनका ब्रेक डाउन होता है सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। ठीक है। अब क्या है कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनको हम थ्री ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस में? उनकी फूड हैबिट्स के बेस में। जैसे जो हमारे थ्री ग्रुप हैं वो क्या क्या है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस कौन से एनिमल होते हैं, जो क्या होते हैं, अपने खाने के लिए सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। जैसे आप गोट, काउ, डियर, आपने देखी होगी ना, गाय, भैंस, ये सिर्फ प्लांट्स खाती हैं। तो ये अपने खाने के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हमको हर्बीवोरस कहते हैं। इसके बाद आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस उन एनिमल्स को कहते हैं जो अपने खाने के लिए एनिमल्स में डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। जैसे लायन, टाइगर, ये सब क्या है, ये एनिमल्स खाते हैं, इसीलिए क्या है, कार्निवोरस। इसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप आता है वो है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है कि वो एनिमल जो अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल दोनों में डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। क्योंकि हम क्या है, जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। साथ ही वो प्लांट्स भी खाते हैं, सॉरी, प्लांट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसे भी खाते हैं, और एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, इनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। ये अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल दोनों में डिपेंडेंट होते हैं। देखो, हमने क्या कहा कि हम खाने को क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होती है, हमारी बॉडी की मैकेनिज्म के थ्रू डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या है कि आपने खाना लिया, उसके बाद क्या है, वो पचा, फिर उसमें जो भी न्यूट्रिशन था आपके खाने में, वो बॉडी ने उसको क्या किया, यूज किया अपनी फंक्शनिंग करने के लिए। तो इसके लिए क्या है, हम ह्यूमंस में किस तरीके से डाइजेशन है उसको समझते हैं, कि किस तरीके से हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करती है और न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करती है। तो समझते हैं ह्यूमंस में किस तरीके से डाइजेशन होता है। देखो, ये बात तो आपको पता है कि आपके खाने का डाइजेशन बिना खाए तो होगा नहीं। तो आप क्या करते हैं, जब अपने मुंह में खाना खाते हैं, लेते हैं, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है, और जो अनयूज पार्ट होता है वो क्या होता है, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, एनल के थ्रू। तो हमारा ये जो भी फूड है,
जो खाना आप खा रहे हैं, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस कैनाल होती है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, बकल कैविटी से, और एंड होती है एनस से। मतलब आपने जब खाना खाया वो कहाँ से, बकल कैविटी से, और जब आपने खाना निकाला वो कहाँ से, एनस से। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है, एक कंटिन्यूअस कैनाल में होती है। देखो, इसी कंटिन्यूअस कैनाल में क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है। अब ये जो कैनाल होती है ना, कंटिन्यूअस कैनाल, ये वेरियस कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। वो कौन कौन से हमारे कंपार्टमेंट होता है, पहला होता है बकल कैविटी, जहां से आपने खाना खाया। उसके बाद ये आपको जो ये लाइन पाइप जैसा दिख रहा है ना, इसे कहते हैं ओसोफेगस या फूड पाइप। खाना क्या है, सबसे पहले बगल कैविटी में लिया, उसके बाद वो ओसोफेगस में जाता है, उसके बाद आपके कहाँ पे जाता है, स्टमक में, पेट पे जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में गया। उसके बाद जो अनयूज्ड फूड है, जो आपकी बॉडी ने यूज नहीं किया, न्यूट्रिशन जितना उस बॉडी ने लेना था वो ले लिया, जो बच गया वो एनएस के थ्रू क्या है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरे के पूरा हमारे कंपार्टमेंट है, ये क्या बनाता है, एक एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करता है, और इसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या क्या है, बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो ये क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे कंपार्टमेंट है, जिसके थ्रू क्या है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इस एलिमेंट्री कैनाल को अब वन बाय वन समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंपार्टमेंट होता है वो कहता है माउथ या मक्कल कैविटी, क्योंकि आप क्या है कि खाने का इंटेक कैसे करें, अपने माउथ से। तो जब क्या करते हैं कि आप खाना इंटेक करते हैं, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। कि क्या किया, आपकी बॉडी ने खाने को लिया, तो वो क्या है, इंजेशन। उसके बाद क्या होता है कि जब आप खाना अपने मुंह में लेते हैं, तो हमारे दांत होते हैं, आपने मुंह के अंदर अपना निवाला डाला, तो आपके क्या आते हैं, दांत आते हैं, तीत आते हैं। तो वो तीत क्या करते हैं, उस खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, और मैकेनिकली क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि आप खाने को एट इट इज यूज नहीं कर सकते, मतलब उससे न्यूट्रिशन नहीं ले सकते। आप जब उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ रहे हैं, तभी उसमें जो न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी उसको ले रही है, यूटिलाइज कर रही है। तो हमारा सबसे जो पहला जो पार्ट है वो कौन कर रहा है, बकल कैविटी। उस बकल कैविटी में क्या होते हैं, तीत होते हैं, जो क्या करते हैं, उस खाने को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर सिलेवरी ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रेट करती हैं। ये सलाइवा क्या करता है, जो हमारे खाने में स्टार्च होता है उसको क्या है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। क्योंकि डाइजेशन का काम, डाइजेशन ही मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना। तो हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, इनसे सलाइवा सीक्रेट होता है, और ये सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। हमारी टंग क्या होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो क्या करती है, हमें खाना खाने में हेल्प करती है। ये टंग क्या करती है, जो हमारी जीभ होती है, ये खाने के साथ सलाइवा को मिक्स करती है। तो क्योंकि जब आप खाना चबाएंगे तो आपकी टंग क्या करती है, उसमें जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट हो रहा है उसको क्या करे, खाने के साथ मिक्स करने में कौन हेल्प कर रहा है, उसे टंग कर रहा है। और इससे ही क्या होता है, फिर उसके बाद जब आप अपना खाने को च्यू करते हैं, आपका खाना स्मॉल पीसेस में होता है, उसके बाद क्या करते हैं, आप swallow करते हैं, निगलते हैं। ठीक है, ये सब काम किसका हुआ, जो हमारे माउथ या बगल कैविटी में क्या क्या है, टीथ, टंग और सिलेवरी ग्लैंड, ये तीनों क्या करते हैं, खाने के साथ काम करते हैं। किस तरीके से, सबसे पहले आपके दांतों ने क्या किया, उनको खाने को स्मॉल पीस में तोड़ा। उसके बाद सिलेवरी ग्लैंड ने क्या किया, सलाइवा सिक्रेट किया। वो उस सलाइवा को फूड के साथ कौन मिक्स कर रहा है, टंग। और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये सलाइवा क्या कर रहा है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होती है, हमारे टंग सलाइवा के साथ खाने को मिक्स करने के साथ क्या होते हैं, हमारी टंग्स में टेस्ट बड होते हैं। आप खाने को कैसे बताते हैं कि ये खाने में नमक हो रहा है, ये या ये मीठा है, क्योंकि आपकी टंग्स में क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं। यही टेस्ट बड आपको जो खाने का डिफरेंट टेस्ट है उसके बारे में बताते हैं।
बकल कैविटी में क्या है, हमारे तीत है जहाँ से हम अपना खाना इनटेक करते हैं। तो इन दांतों का काम क्या होता है, कटिंग, ग्राइंडिंग और टीयरिंग करना। आप जब भी खाना निगलते हैं उससे पहले क्या है, आप खाने को कट करते हैं, उसे चबाते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये सब काम किसका है, आपके दांतों का। और हमारे डिफरेंट टाइप के जो तीत होते हैं उनका अपना अपना काम है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के तीत क्या होते हैं, आप समझते हैं। देखो हमारे जो दांत होते हैं ना, वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं कि जब आप पैदा होते हैं तो आपने देखा होगा कि 6 महीने के बाद या कुछ बच्चों में 5 महीने के बाद क्या आते हैं, दांत आना स्टार्ट होते हैं। तो वो क्या होते हैं, बच्चों के मिल्क टीथ होते हैं, जो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 होते हैं। और वो भी 10 ऊपर 10 नीचे होते हैं। ये जो मिल्क टीथ होते हैं, जब बच्चा 6 से 8 साल का होता है तो उस बीच में क्या होते हैं, ये मिल्क टीथ टूट जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। और उसके बाद क्या आते हैं, इनकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, जो क्या होते हैं 32। जो कितने होते हैं, 32 होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। इन 32 दांतों में भी 4 हमारे क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं, 4 प्रीमोलर होते हैं और 6 मोलर होते हैं। मतलब आपके 4 इंसीजर नीचे, 4 इंसीजर ऊपर। ये सेट की बात हो रही है, ऊपर और नीचे की। तो आपके जो ईच जॉ होता है उसमें 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर होता है। तो टोटल कितने हो गए, 32, 32 टीथ होते हैं जो हमारे परमानेंट होते हैं। अब इन टीथ को समझते हैं, परमानेंट टीथ का किस तरीके से ये खाने को चबाने में, उनको ग्राइंड करने में किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। तो हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं, जो सबसे पहले होते हैं, वो क्या होता है, इंसीजर, जो कितने होते हैं, 4। तो इंसीजर टीथ का काम क्या होता है कि खाने की बाइटिंग और कटिंग करना। इंसीजर टीथ के बाद आते हैं कैनाइन। कैनाइन क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। इनका काम क्या है कि खाने की पियर्सिंग और टीयरिंग करना। कैनाइन के बाद आते हैं हमारे प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर में क्या होता है कि ये हमारे ब्रॉड होते हैं, थोड़े चौड़े से होंगे, और इनकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। इनका काम खाने को क्रश और ग्राइंड करने का होता है। जो हमारे मोलर्स होते हैं, ये प्रीमोलर के कंपैरिजन क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। तो आपके क्या हो गए, ये प्रीमोलर। कैनाइन के बाद क्या आते हैं, प्री मोलर, और उसके बाद क्या आए आपके मोलर, जो कितने होते हैं, 6। 3 इधर, 3 इधर। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, हमारे इंसीजर होते हैं 4, कैनाइन होते हैं 2, प्री मोलर होते हैं 4, और हमारे मोलर होते हैं 6। और हमारा जो वाइट सब्सटेंस होता है, जो हमारे दांतों को कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल। तो इस तरीके से बकल कैविटी में हमारे टीथ, जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है, उसमें इस तरीके से रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आता है फूड पाइप या ओसोफेगस। तो आपकी क्या है, बकल कैविटी से जब आपके दांतों ने खाने को चबा लिया, उसके बाद क्या है, आप जब खाना निकलते हैं तो वो खाना कहाँ पे पहुंचता है, फूड पाइप या ओसोफेगस में। तो ये फूड पाइप है, ये हमारे गले से, चेस्ट से होते हुए हमारे स्टमक तक जाता है। तो ये है जिस तरीके से, ये क्या है हमारे, ये है फूड पाइप। तो ये क्या है, हमारे नेक और चेस्ट से होते हुए कहाँ पे पहुंचा, हमारे स्टमक पे। जिस तरीके से एक पाइपलाइन होती है, उस तरीके से ये फूड पाइप होता है। अब क्या होता है कि जब हमारे फूड पाइप की वॉल में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो उससे क्या होता है, हमारा खाना नीचे को जाता है। क्योंकि क्या हुआ, जब आपने खाना चबा लिया, उसके बाद आपने खाना निगला, तो फूड पाइप पे पहुंच गया। ठीक है, ये आपका क्या है, फूड, यहाँ पे फूड पहुंच गया। अब क्या हुआ, इस फूड पाइप में, इस ओसोफेगस की वॉल में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। उससे क्या हुआ, ये खाना नीचे की तरफ को आया। और ये जो होता है खाना नीचे को डाउनवर्ड जाना, ये आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है कि जब हम, आपकी वॉल क्या करती है, मूवमेंट होता है, उसमें कुछ हलचल होती है, तो उससे क्या होता है, खाना नीचे की तरफ को जाता है, नीचे की तरफ को पुश होता है। उसके बाद ये कहाँ पे पहुंचता है, आपके स्टमक में। अगर क्या हुआ कि आपके स्टमक ने उस खाने को एक्सेप्ट नहीं किया, आप किसी चीज को नीचे को धक्का दे रहे हो, आपकी किसी पाइप से आपने, सपोज आपने ऊपर से पानी डाला,
ठीक है। अब क्या हुआ कि नीचे आपके कुछ फंस गया है और वो पानी को नीचे नहीं आया, तो वो पानी क्या है बाहर को चले जाएगा। उसी तरीके से खाने का होता है कि हमारी क्या है फूड पाइप में खाना गया है। अब क्या है कि अगर स्टमक ने पेट ने मना कर दिया कि मैं इस खाने को नहीं ले रहा हूँ, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या खाएगा वो खाना क्या है ऊपर को चल जाएगा। इसी वजह से आप क्या करते हैं वोमिट करते हैं, आपको उल्टियाँ होती है क्योंकि आपका स्टमक उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब आपका खाना फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में पहुंचता है। इसके बाद आता है आपका स्टमक। देखो हमारा जो स्टमक होता है ये क्या होता है, थिक वॉल्ड बैग होता है। एक बैग होता है जो क्या होता है थिक होता है, मोटा होता है। हमारे स्टमक का शेप क्या होता है, फ्लैटेंड जे। फ्लैटेंड मतलब चपटा। एक मतलब ये समझिए जो जे होता है ना, जे इस तरीके से, ये क्या है चपटा। इस तरीके से हमारे स्टमक का शेप होता है। और हमारा स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। जितने भी पार्ट आप पढ़ रहे हैं कि बकल कैविटी, फूड पाइप या ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये जितने भी एलिमेंट्री पार्ट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट क्या होता है, स्टमक होता है। और इसका शेप क्या होता है, फ्लैटेंड जे, चपटा जे की तरह इसका शेप होता है। अब क्या है कि जब फूड पाइप से हमारा स्टमक क्या कर रहा है, फूड रिसीव कर रहा है। तो एक एंड से तो क्या है फूड रिसीव हो रहा है, और दूसरा जो एंड होता है हमारे स्टमक का वो किससे कनेक्ट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो हमारा खाना जो हमारा फूड है वो हमारे स्टमक के बाद कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब आपके फूड पाइप से स्टमक ने खाना रिसीव किया उसके बाद क्या होता है कि आपके स्टमक की इनर लाइनिंग क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। और आपके स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसे आप HCl भी कहते हैं। और आपके स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस। तो आपके स्टमक में क्या क्या होता है, म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस। ये म्यूकस क्या करता है, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि आप खाना खा रहे हैं। ठीक है, अगर उस खाने में कुछ बैक्टीरियाज होंगे या कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज जो आपके स्टमक को हर्ट कर रही है, तो म्यूकस क्या कर रहा है, ये जो स्टमक है उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया हमारे पेट में एंटर कर रहे हैं उनको किल करने का काम करता है, जिससे हमारे पेट का मीडियम क्या होता है, स्टमक का मीडियम क्या रहता है, एसिडिक रहता है। इसी वजह से जो भी हमारे स्टमक के डाइजेस्टिव जूस है वो अच्छे से काम कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि क्या करता है, जब आप पानी पीते हैं तो आपका जो पेट का एसिडिक मीडियम है वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है और आपके डाइजेस्टिव जूस अच्छे से काम नहीं कर पाते। इसीलिए पानी के साथ खाना अवॉइड करना चाहिए, और ठीक खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आपके स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है तब तक क्या है, अगर आप मीडियम को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर दे रहे हैं, एसिडिक मीडियम को आपने पानी डाल के पानी पी के डाइल्यूट कर दिया, तो आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि हमारे स्टमक में क्या क्या होता है, म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस। यही डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, प्रोटीन्स को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे माउथ में क्या होती है, बकल कैविटी में क्या होती है, सिलेवरी ग्लैंड जो सलाइवा सीक्रेट करती है, और ये सलाइवा क्या करती है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करती है। क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस ही क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना। तभी तो आपकी बॉडी न्यूट्रिशन ले पाएगी। अब किया बकल कैविटी में तो क्या हुआ, सलाइवा ने हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया। स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन्स को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ तक क्या हो गया कि हमारे पेट में किस तरीके से प्रोटीन का सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारी स्टमक है इसका, कि हमारा ह्यूमन डाइजेशन क्या होता है, स्टमक में होता है। क्योंकि वहाँ आपने मुंह से खाना लिया, उसे चबाया, तोड़ा, उसके बाद तो पेट में ही डाइजेशन होना स्टार्ट हुआ ना। तो हमारा ह्यूमन डाइजेशन क्या होता है, स्टमक में। और ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, ये US आर्मी सर्जन विलियम बिमोंट ने, जो हमारा ह्यूमन डाइजेशन है उसकी स्टडी की थी। स्मॉल इंटेस्टाइन,
देखो, हमारी बॉडी में दो तरीके की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल और लार्ज। जो जबकि हमारे नाम से क्या है, स्मॉल और लार्ज में स्मॉल, पर जबकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में क्या होती है, लंबी होती है। कितनी होती है? 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। किसके कंपैरिजन? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, हाईली कॉइल होती है। ये इस तरीके से क्या होती है, कॉइल, घूमी हुई होती है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 मीटर। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी सिक्रेशन हमारे होता है, वो सिक्रेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन किससे रिसीव करती है? लीवर और पेनक्रियास से। लीवर का काम क्या है? बाइल प्रोड्यूस करना, जिसे हम पित्त कहते हैं। और पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूसेस, जिसमें हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, उन्हें प्रोड्यूस करता है। तो इन दोनों को कौन रिसीव करता है, इनके सिक्रेशन को? स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर क्या होता है? ये हमारे रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, ये है। और ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो लीवर ही होती है। ये जो हमारे लीवर है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये हमारे एब्डोमेन, जो हमारा पेट होता है, उसके अपर साइड में, राइट साइड पे लोकेटेड रहता है। और ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। इसका काम क्या है? बाइल जूसेस सिक्रेट करना। ये जूसेस कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, जो बाइल हमारी लीवर प्रोड्यूस करता है, वो स्टोर करने का काम कौन करता है? उसको गॉल ब्लैडर। और यही बाइल क्या करता है? फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कौन स्टोर कर रहा है बाइल को? गॉल ब्लैडर। और प्रोड्यूस कौन कर रहा है? लीवर। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। लीवर का काम है बाइल प्रोड्यूस करना, गॉल ब्लैडर का काम है उस बाइल को स्टोर करना। और ये बाइल या पित्त का काम क्या है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करना। इसके बाद आता है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है? ये हमारे एब्डोमेन के नीचे लोकेटेड होता है। लीवर हमारे पेट के ऊपर होता है, और पेनक्रियास क्या होता है? हमारे पेट के नीचे लोकेटेड होता है। ये होती है क्रीम कलर की ग्लैंड होती है। ये हमारा क्या है? पेनक्रियाज है। और ये क्या है? हमारे स्टमक के नीचे, या आप कह सकते हैं हमारे एब्डोमेन के नीचे लोकेटेड रहता है। पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करता है। और यही जूसेस में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को क्या करता है? उनकी सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर फॉर्म क्या होती है? शुगर, जैसे ग्लूकोज। फैट की फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और प्रोटीन की क्या होती है? अमीनो एसिड। तो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं? क्योंकि हमारे डाइजेशन की प्रोसेस ही क्या है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। तो ये जो एंजाइमेटिक एंजाइम्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को क्या कर रहे हैं? उनकी सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म क्या है? कार्बोहाइड्रेट की शुगर, फैट्स की फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन की अमीनो एसिड, इनमें उनको चेंज कर रहे हैं। अब जो भी हमारा ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का जो डाइजेशन है, पार्टली कहाँ पे डाइजेस्ट हो गया? हमारे लीवर और पेनक्रियास में। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो भी पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ पे पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जहाँ पे क्या होता है? हमारा मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे अब क्या है कि जितने भी हमारे फूड में न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं, वो एब्जॉर्ब कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। इस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल क्या करती है? जूसेस सिक्रेट करती है। यही इंटेस्टाइन जूसेस क्या करते हैं? जो भी हमारे फूड में अब जो भी कंपोनेंट्स बचे हुए हैं, जो भी न्यूट्रिशन है, उसका कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? हमारे जो भी खाने में, जो भी फूड कंपोनेंट में न्यूट्रिएंट्स है, उसका एब्जॉर्प्शन करती है। क्योंकि अब क्या है कि जो भी हमारा फूड है, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या है, ये डाइजेस्टेड फूड क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में क्या होती है? उनके पास पे ब्लड वेसल्स होती है। अब ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे पास होगा? इन
ब्लड वेसल्स में। देखो पतली पतली है, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका खाना एज इट इज उस ब्लड वेसल में नहीं जा सकता। जब वो डाइजेस्ट हुआ उसके बाद ही वो क्या है, ब्लड वेसल में पास हो पाएगा। और ये जो कंप्लीट डाइजेशन किया वो किसने किया है, इंटेस्टाइन में। आप स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हुआ, उसके बाद ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे पास होगा, ब्लड वेसल्स में। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है, इसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइट आउटग्रोथ होती है। इस तरीके से आपने देखा था ना कि हमारे कॉल्ड, हाईली कॉल्ड होता है हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या होती है, फिंगर लाइट आउटग्रोथ होती है, जो कितनी थाउजेंड ऑफ, मतलब 1000 से ज्यादा फिंगर लाइट आउटग्रोथ होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विली। और सिंगुलर फॉर्म में क्या कहते हैं, विलस। जब हम एक आउटग्रोथ की बात करेंगे, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो वो क्या है, विलस। उनको कंबाइंडली क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ये विली का काम क्या होता है, ये विली क्या करती हैं, जो डाइजेस्टिव फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतने अच्छे से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो विली का काम क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब जो ईच विलस है, ईच विलस मतलब इतनी थाउजेंड थाउजेंड ऑफ विली है, तो उन फिंगर लाइट आउटवर्ड कहिए या विली कहिए, इनमें हर एक विलस में क्या होगा, एक थिन और स्मॉल ब्लड वेसल उससे क्लोजली एसोसिएट रहेंगी। और ये इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है। जैसे ये समझिए कि ये आपका क्या है, विलस है। अब इन्हीं एक, क्योंकि हर एक की बात करें तो इसके बगल में क्या होगी, हमारी ब्लड वेसल्स होगी। इसके पास एक थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होगी, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव फूड मटेरियल क्या होगा, पास होगा। यही क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स का काम क्या है, जो भी मटेरियल, चाहे वो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना। तो हर एक विलस के पास पे क्या होती है, इसकी सरफेस पे हमारी थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है। और यही ब्लड वेसल क्या करती है, डाइजेस्टिव फूड वेसल को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्टेट करने का काम करती है। ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, इनका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तभी ये चीजें डाइजेस्ट हुई। हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तब हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट कर पाती है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स ने इन जो भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं इनको क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। अब क्या हुआ, हमारे किसी सेल को क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे क्या होता है कि इन्हीं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, या आप कहिए जो सिंपल सब्सटेंस हैं, ये क्या होते हैं, बिल्ड होते हैं। किस में बिल्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। अब क्या हो रहा है, सिंपलर सब्सटेंस का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंजेस हो रहा है। मींस हमारी अमीनो एसिड से क्या हो रही है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बॉडी को क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। जब क्या होता है कि किसी सेल्स में हमारे सिंपलर सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अब यहाँ तक तो क्या हो गया, हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि जो फूड हमारा अनडाइजेस्ट रह गया, जो फूड क्या है, हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया, और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब नहीं किया, उसके बाद ये फूड कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। हमारे खाने में जितना भी न्यूट्रिएंट होगा, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने कंप्लीटली क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब ले लिया, उस फूड के आइटम को क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। अब कुछ ना कुछ पार्ट क्या होता है, अनडाइजेस्ट रहता है, अनअब्जॉर्ब रहता है, वो हमारा कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, कि हमने क्या कहा कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेरिजन क्या होती है, छोटी होती है और वाइडर होती है। क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो हाईली कॉइल्ड होती है, ऐसे मुड़ी भी होती है, और क्या होती है, लार्ज होती है। कितनी होती है, 7.5 मीटर। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर। आपकी ये क्या है, जो ये है, ये क्या है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, रेक्टम होता है, और उसके बाद हमारा एनस होता है।
जो भी अब क्या है कि हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जितना भी फूड होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ को ट्रांसफर हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब उस खाने में जो भी वाटर या जो भी सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी खाने में सब कुछ ले ले रही है, ठीक है, नहीं ले पा रही है तो वो क्या करती है, फूड पाइप से ही सीधे बाहर को निकाल देती है। जब एक बार हमारी बॉडी में खाना चले गया अच्छे से, अगर हमने उसे चबाया खाया सब कुछ किया तो वो प्रॉपरली क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। बचे हुए खाने से भी क्या कर लेगी, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब क्या है, खाने से सब कुछ हमने एब्जॉर्ब कर लिया हमारी बॉडी के ऑर्गन ने। अब जो भी रिमेनिंग वेस्ट होता है वो कहाँ पे पास होता है, रेक्टम में। रेक्टम के बाद क्या है कि जो भी फेकल मैटर होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो क्या होता है, एनस के थ्रू, जो हमारी एनस होता है उसके थ्रू क्या होता है, टाइम टू टाइम रिमूव होता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक है, इजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो भी फेकल मैटर होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, एनएस से क्या होता है, वो टाइम टू टाइम रिमूव होता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें किस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है। पर जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, जो एनिमल्स क्या हैं, ग्रास खाते हैं या प्लांट खाते हैं, उन एनिमल्स में डाइजेशन किस तरीके से होता है उस पर बात करते हैं। देखो, जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं जैसे काउ, डियर, गोट, बेफोलोस, कैमल, जितने भी होते हैं हमारे प्लांट ईटिंग एनिमल, ये कि आपने अगर नोटिस किया होगा, आपने गाय सभी लोगों ने देखी होती है, अगर गाय को अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या करती है, जैसे अपने मुंह में घास रखती है उसको एक बार चबाने के बाद वो क्या करती है, उसको निगल जाती है, सेलो कर लेती है। ठीक है, अब ये जो सेलो फूड है, जो उसने निगला हुआ खाना है, वो क्या होता है, हमारा जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल है उनकी स्टमक में एक एरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रूमेन। इस एरिया में जो भी ये निगला हुआ फूड है उसको ग्रास ईटिंग एनिमल क्या कर लेते हैं, उस फूड को स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे इस रूमेन में क्या होता है, ये फूड क्या होता है, पार्सली डाइजेस्ट होता है। पार्सली मतलब उसमें जो भी कोई भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे, और इस पार्सली डाइजेस्ट फूड को क्या कहते हैं, कर्ड। अब क्या हुआ कि हम गाय ने क्या किया, घास खाई, उसका वो घास उसने चबाते ही क्या करी, निगल दी, और वो घास कहाँ पहुंची, रूमेन में पहुंची। रूमेन में वो पार्सली डाइजेस्ट हुई, जिसे कट का। अब ये कट क्या होगा कि फिर से ये कट क्या हो जाता है, स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में मुंह में वापस आ जाता है, काव के मुंह में वापस आ जाता है। और आपने देखा होगा ना, गाय फिर चबाती रहती है कुछ ना कुछ, तो वो यही होता है, जब आप उसको खाना दे रहे हो उसके कुछ देर बाद भी वो अप, कुछ ना कुछ च्यू कर रही है। वो च्यू क्या कर रही है, कट, क्योंकि जो भी उसने घास खाई वो रूमेन में पहुंची, वहां पे क्या हुई, पार्सली डाइजेस्ट हुई, और उसके बाद वो कट क्या हुआ, फिर से मुंह में आ गया। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन। और जो भी एनिमल रूमिनेशन शो करते हैं, जिनकी बॉडी में रूमेन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूमेन्स। जैसे काउ, डेयर, बफेलो, ये सब क्या होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। यही वजह है कि हम ह्यूमंस, क्योंकि हम एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं, उसके बावजूद हम प्लांट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल सेल्स में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि हमारी प्लांट सेल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल की, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जो एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। तो इसी वजह से क्या है, ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे एनिमल क्या है, प्लांट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बॉडी में रूमेन नहीं है। रूमेन नहीं है तो बैक्टीरियाज नहीं है जो क्या कर सके, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। इसी वजह से हम या बहुत सारे एनिमल्स क्या हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट ना कर पाने के लिए हम प्लांट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि प्लांट किसकी बनी है, उनकी सेल वॉल सेलुलोज की। तो हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएगी तो कैसे डाइजेस्ट कर पाएगी। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जिनमें जिनके स्टमक में क्या है, रूमेन है, उनके रूमेन में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। इसी वजह से जो रूमेन्स हैं वो प्लांट्स को इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। अब कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्स, रैबिट, इनके
क्या होता है इनके ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ओसोफेगस या आप कह लीजिए जो फूड पाइपलाइन होती है ना हमारी, वो और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के है उसके बीच में क्या होता है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कैकम कहते हैं। इस कैकम में भी क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, फूड में सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो हमारे कुछ एनिमल जिनमें क्या होता है, रूमेन होता है उनके स्टमक में, इस वजह से वो सेलुलोज डाइजेस्ट कर लेते हैं, या उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, या आप कह सकते हैं कि उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके का बना है कि वो क्या कर रहे हैं, सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उन एनिमल्स के पास क्या है, कैकम है या उनके पास रूमेन है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। और ह्यूमन बीइंग इसी वजह से प्लांट्स को या सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बॉडी में ऐसे कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है जो क्या करे, सेलुलोज को इजीली स्मॉल सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सके। अब हमने समझ लिया कि ह्यूमंस और ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस तरीके से डाइजेशन होता है। अब बात करते हैं कि अमीबा में किस तरीके से डाइजेशन होता है। अमीबा क्या है, पॉन्ड वाटर में सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जिसको आप विजिबली देख नहीं सकते अपनी आंखों से, जब आप उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी वो विजिबल होगा। जो अमीबा होता है वो यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन्स होता है वन। इनके पास क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है, उसी से इनको क्या करना है, अपना सारा काम करना है। आप समझते हैं कि किस तरीके से इनमें डाइजेशन होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीबा के पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, अमीबा का न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल होते हैं इसके साइटोप्लाज्म। तो कितना स्ट्रक्चर है अमीबा का, एक तो उसकी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी जो उसे प्रोटेक्ट करेगी, उसके बाद उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म में वैक्यूल होते हैं। बस इतना ही हमारे अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है कि जो अमीबा होता है ये कंटिन्यूअसली क्या है, अपना शेप और पोजीशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अपना उसका शेप क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब क्या है कि जब अमीबा का डाइजेशन होना है तो डाइजेशन के लिए क्या है, उसे कुछ खाना पड़ेगा तभी तो उस चीज को डाइजेस्ट कर पाएगा। तो क्या होता है कि जब अमीबा कोई भी अपने खाने के लिए, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में ही डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो खुद ही एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो क्या है, जैसे ही वो क्या करता है, किसी फूड को सेंस करता है, तो उसके टाइम पे क्या करता है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस तरीके से जैसे ये है, इसमें अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे फूड है, ठीक है, तो इसमें किस तरीके से, इस तरीके से अपना शेप चेंज कर दिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब था फॉल्स, झूठा, क्योंकि उसके तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम है, कि उसमें सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और वैक्यूल है। अब क्या होता है कि हम कहेंगे कि नहीं तो उसके पास हैंड और फीट है, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है कि अपनी बॉडी के शेप और पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। उनमें क्या होता है, जैसे ये क्या था, फूड पार्टिकल था, जैसे ही अमीबा ने फूड पार्टिकल को सेंस किया कि उसके आसपास खाना है, तो उसने क्या किया, अपनी बॉडी में क्या किया, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया। इसके बाद क्या कर लिया, ये फूड क्या क्या है, वैक्यूल में अंदर आ जाएगा। जो फूड वैक्यूल है वो क्या कर लेंगे, इस फूड वैक्यूल को कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि उसने क्या किया, स्यूडोपोडिया के उस खाने को वैक्यूल ने अपने अंदर ले लिया। अब क्या होगा कि फूड वैक्यूल में क्या है, खाना ट्रैप्ड हो गया अंदर, उसके चले गया। अब ये फूड वैक्यूल में क्या होते हैं कि अब खाने को क्या होना है, डाइजेशन होना है इसका। तो इन फूड वैक्यूल में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, फूड को सिंपलर सबस्टेंस में ब्रेक डाउन होता है। सिंपलर सबस्टेंस में का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स है उससे का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब डाइजेस्टिव फूड का क्या हुआ, उससे एब्जॉर्प्शन हुआ। अब एब्जॉर्ब सब्सटेंस क्या है,
अमीबा अपनी ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में उन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा, क्योंकि हमारा खाने का अल्टीमेट पर्पस ही क्या है, हमारा या किसी भी एनिमल का, कि वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट को अपनी ग्रोथ, मेंटेनेंस, अपने रिप्रोडक्शन में यूज कर रहा है। उसका यूटिलाइजेशन का पर्पस यही होता है। ठीक है, तो अमीबा भी क्या करता है, उस एब्जॉर्ब सब्सटेंस को, उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को अपनी ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में यूज करता है। और जो भी अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है वो वैक्यूल के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर चल जाता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में इतना एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू फूड डाइजेशन हो रहा है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, उसमें सिंपली क्या है कि फूड ट्रैप किया, उसको अपने अंदर लिया, जो भी डाइजेस्टिव जूस उस फूड को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, और बॉडी क्या करेगी, उस सब्सटेंस को अपनी ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में यूज कर लेगा। अब जो बचा कुछ है वो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे एनिमल, जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, अमीबा है, इनमें न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है, या एनिमल्स न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।